गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। माई सेल्फ वेदवीर यादव और मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट PGT कॉमर्स। तो आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बिजनेस फाइनेंस। इससे पहले हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट की कंप्लीट सीरीज़ अपलोड कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारी सीरीज़ नहीं देखी है तो वो लोग हमारे चैनल पे जाएं, उसमें प्ले लिस्ट में जाके अपनी सीरीज़ को सर्च करें, तो वहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। एंड जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपकी जो बिजनेस फाइनेंस की यूनिट है वो भी आपको कंप्लीट मिलेगी और इससे रिलेटेड जो MCQ हैं वो आपको साथ के साथ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए आज की जो यूनिट है हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिजनेस फाइनेंस। ये जो यूनिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, किसके लिए? UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट PGT कॉमर्स ऑल्सो। तो मतलब ये आपकी कॉमन यूनिट है, कॉमर्स के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी, राइट। तो हम बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस की। तो देखो यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है हमारा बिजनेस और एक है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा, पैसा, मनी। ठीक है, वो पैसा जो हमारे किस में यूज होने वाला है? बिजनेस में यूज होने वाला है। तो देखो बिजनेस में हम पैसे को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे फोकस करेंगे अपने आने वाले नीड को लेकर, और अपने जो जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है उसको हम किस तरीके से प्लान करेंगे ताकि हम बिजनेस की नीड को फुलफिल कर सकें। तो उसी से रिलेटेड ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो कंप्लीट यूनिट है बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड कंप्लीट यूनिट है। जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं उसमें बिजनेस फाइनेंस के नाम से है, और जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं वहां पर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपका बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों सेम है। सो यू डोंट, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों आपके सिमिलर टर्म हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। तो आपका जो सिलेबस है बिजनेस फाइनेंस का वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और आपका पार्ट 2। देखो पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे किस किस चीज़ की? स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका स्कोप क्या क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को अफेक्ट करेंगे। लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग भी एक सोर्स है किसका? फाइनेंस का। तो लेकिन ये लीज फाइनेंसिंग इसने अलग से दे रखा है, तो ये आपको अलग से टॉपिक स्टडी करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये आपकी डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हैं किस चीज़ की? कैपिटल बजटिंग की। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन और थ्योरीज एंड पॉलिसी ऑफ डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें जो चीज़ मेंशन नहीं है और जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट कहीं पर भी कवर नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें से भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। ठीक है, और एक चीज़ इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपकी कवर नहीं है लेकिन उसमें से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपकी वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बेसिक आपका मीनिंग है, डेफिनेशन है, नेचर है, स्कोप है, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन एज पर द सिलेबस अगर आप देखोगे तो वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो अगर आप इनसे इसमें से क्वेश्चन आता तो वो ये कह देंगे कि भैया हमने तो स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में सारी चीज़ें कवर कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ें इंट्रोडक्शन जो वो इन्होंने नहीं लिखा है। तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं या बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी इंक्लूड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपका क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें आपका क्या आएगा? रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। रिस्क क्या होता है, टाइप ऑफ रिस्क क्या होते हैं, रिटर्न क्या होती है, टाइप ऑफ रिटर्न आपकी क्या होती है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है कि हम अपनी एसेट को कैसे सिक्योरिटाइज कर सकते हैं, मतलब हाउ वी कैन कन्वर्ट द एसेट इनटू सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का।
ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के मतलब हमारा जब इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मॉनेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे हैं। और जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे फाइनेंस की तो वो किस तरीके का रहेगा। हम जब इंटरनेशनल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पता करना पड़ेगा, और जो देखो हमारी करेंसी है, करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, और हमें जो रेट है वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या सिस्टम है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारे क्या क्या है, एक्सचेंज रेट हमारा क्या क्या है, हैजिंग वगैरह क्या क्या है आपके, तो ये टेक्निक्स आपको पढ़नी पड़ेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में आपका इंस्ट्रूमेंट यूरो करेंसी, जीडीआर, एडीआर, ये आपका जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है एडीआर जीडीआर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ोगे। वहाँ पे इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वहाँ पर भी एडीआर जीडीआर, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट वगैरह, ये सब आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ोगे। इसके साथ साथ इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, ये आपका जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, देखो इंटरनेशनल आर्बिट्रेज और आपका मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, ये आपका यहाँ पर भी कवर हो जाएगा। जैसे आपकी कैपिटल बजटिंग है ये यहाँ पर भी कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ये आपका डोमेस्टिक है, वो आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे करेंसी का एक्सचेंज रहेगा और बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट आपके सारे वही हैं। जब आप डिविडेंड की थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ पर आर्बिट्रेज प्रोसेस आएगा, तो वो सेम चीज़ आपकी यहाँ पर भी अप्लाई होगी और वहाँ पर भी अप्लाई होगी। उसमें फ़र्क यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो है वो आपकी डोमेस्टिक कंपनी रहती है, वहाँ पर आपकी इंटरनेशनल कंपनी रहती है। ठीक है, तो ये आपका है ओवरऑल सिलेबस जो कि हमारा पढ़ना है। इसमें से आपका अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब थ्योरी भी आएगी इस पार्ट में से और आपका प्रैक्टिकल भी आएगा। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपके 10 to 12 क्वेश्चन अगर इस यूनिट में से आते हैं तो उसमें से 3 to 4 क्वेश्चन जो वो आपके प्रैक्टिकल आएंगे और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके थियोरटिकल आएंगे। ठीक है, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं और आपके थियोरटिकल दोनों क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक सिलेबस जो कि हमें माइंड मेकअप होना चाहिए कि भाई हमारा एक्चुअल में सिलेबस क्या है। जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा, अब पता चले भाई हम लोग जो बेसिक से स्टार्ट कर दें और वहाँ पे हमें सिलेबस ही नहीं पता है, हम अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं। देखो आपको जो तैयारी करनी है वो एज पर द सिलेबस करनी है, जो चीज़ हमारे सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली करनी है। हाँ, एक दो चार टॉपिक आपके ऐसे हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है बट उसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें पता चल जाता है भाई कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एज पर द सिलेबस मेंशन नहीं है। बट आप सिलेबस में देखोगे तो चीज़ें नहीं है आपकी। जैसे आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरे सिलेबस में कहीं नहीं मिलेगा आपको, बट उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अलग से करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए आज की हम बात करते हैं। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस की कि फाइनेंस होता क्या है। देखो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, मनी, कैपिटल, जो कि हम अपने बिजनेस में यूज़ करने वाले हैं, या हम बिजनेस में नहीं भी यूज़ करेंगे तो हम डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमें फाइनेंस को मैनेज करना पड़ता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर वर्किंग हूँ तो मेरी एक सिंगल डे में मेरी सैलरी आती है, लेकिन मेरा खर्चा जो है वो पूरा थ्रू आउट द मंथ रहता है। तो मुझे देखना पड़ता है कि भाई मैं कहाँ से अपने बच्चों की जो फीस है वो कहाँ कितनी भरूंगा, मेरा रेंट जो है वो कितना है, और मेरा जो बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे हैं, मुझे सेविंग भी करनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो बाकी की चीज़ें भी मैं क्या करूँगा, प्लान करूँगा ताकि मेरी जो लाइफ है वो सही तरीके से चलती रहे। लेकिन जब मैं इसको बिजनेस से कनेक्ट कर देता हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, वो पैसा जो मेरा फाइनेंस, मतलब वो फाइनेंस जो मेरा बिजनेस में यूज होने वाला है, जो मेरी बिजनेस की एक्टिविटी को मैनेज करेगा कि मेरा सिस्टमेटिक प्लान मेरा चलता रहा। बिजनेस में भी क्या है, एक बार आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, आपके पास पैसा आ गया, पैसा आना एक अलग चीज है, लेकिन उससे उस एक पैसे से पूरा बिजनेस मैनेज करना, उसमें आपको सप्लायर को भी देना है, आपको रॉ मटेरियल का भी पैसा देना है, आपके जो बाकी के जो खर्चे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, और जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी आपको करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ जाती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट एंड डिफाइंड एज आर्ट एंड साइंस ऑफ द मैनेजिंग मनी। इसको आर्ट क्यों बोलते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि भाई देखो कोई पर्सन ये कहता है कि भाई पहले मेरे पास जो पैसा आएगा उससे मैं अपने लोन को रिपे करूंगा, कोई पर्सन ये कहता है कि मैं पहले मतलब जो सेविंग करूंगा उसके बाद में बाकी की चीज़ें करूंगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप उस चीज को किस तरीके से व्यू करते हो। एक पर्सन कहता है कि भाई एक काम करो, पहले इंप्लॉय की सैलरी दे दो, बाकी के खर्चे हम लोग अपने आप देखते रहेंगे। एक पर्सन ये कह सकता है कि पहले एक काम करो, बाकी के खर्चे कर लो, इंप्लॉय की सैलरी हम बाद में दे देंगे। डिपेंड करता है माइंडसेट पे। ठीक है, अगर आप फाइनेंस को मैनेज करोगे तो आप अलग तरीके से मैनेज करोगे, मैं मैनेज करूंगा तो मैं अलग तरीके से मैनेज करूंगा। दैट्स वाई इट इज
नोन एज आर्ट। साइंस क्यों है? किसी चीज को साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी प्री डिफाइंड होती है, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है, एक प्रोसीजर होता है, इसी प्रोसेस के थ्रू हम चीजों को, मतलब एक गाइडेंस होती है, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, किस चीज को? फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। देखो यहाँ पर हमारी जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो तो आपकी आएंगी ही आएंगी, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे आते हैं, सर्विसेज भी आती हैं आपकी, मतलब बैंकिंग वगैरह जो है वो तो आपकी सर्विसेज आपकी आएंगी ही आएंगी। प्लस इसके साथ साथ में हमारे क्या आएगा, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, इक्विटी और रिटेन अर्निंग, और हमारे जो जो आपके सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं इट इज अ प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट नीडेड, मतलब जब आपके पास पैसा है आप उसको इस तरीके से यूटिलाइज करो ताकि आने वाले टाइम के लिए आप उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज कर सको। ये नहीं कि आज मेरे पास पैसा है तो मैंने सोच लिया कि भाई यहाँ उड़ा दे, वहां उड़ा दे, वहां उड़ा दे, पता चले भाई 5 दिन के बाद कि लाओ भैया हमें कोई पैसा दे दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस में तो ये काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस में पैसे को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक सेंट्रल डिपार्टमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसको सेंट्रल डिपार्टमेंट? क्योंकि हमारा पूरा बिजनेस ही पैसे से चलेगा। जितने भी हमारे बिजनेस हैं, जितना भी हमारे डिपार्टमेंट है, वो सब क्या है, फाइनेंस से कनेक्टेड है। हर डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा होगा तो डिपार्टमेंट काम करेगा, पैसा नहीं होगा तो डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा। मार्केटिंग वाले हैं, उनका अपना काम रहता है, उनके अपने खर्चे रहते हैं। सेल्स वाले हैं, उनके अपने खर्चे रहते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन वाले हैं, उनके अपने खर्चे रहते हैं। तो हर किसी, आईटी वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उनके सबके अपने अपने खर्चे रहते हैं। हर डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और वो पैसा कहां से मिलेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहता है इन सारी एक्टिविटीज के लिए। अगर कोई डिपार्टमेंट ये कह दे कि भैया हमें पैसा नहीं मिला इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो क्वेश्चन मार्क रहेगा कि भैया आपने इनको पैसा क्यों नहीं दिया। अब वो, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें बाहर से पैसा नहीं मिला, या हमें वहां से पैसा नहीं मिला, या हमें ये चीज नहीं हुई। उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। उनको मतलब होता किस चीज से, कि कोई भी डिपार्टमेंट हमें आके ये ना बोल सके क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हमने काम नहीं किया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनका काम ही इसीलिए बनाया गया, उनका जो डिपार्टमेंट है वो क्रिएट ही इसलिए किया गया है ताकि फाइनेंस का जितना भी काम है, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी आप मैनेज करोगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फाइनेंस एक्शन इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस कंसर्न। मतलब आपको क्या करना है कि जितने भी आपके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है, मतलब आप जो भी बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी फाइनेंस है, उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज करोगे, इफेक्टिवली आप उसको कैसे मैनेज करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर हम जो है वो इसमें कई जगह, मतलब जो है फाइनेंस की जगह कैपिटल वर्ड यूज होगा, कई जगह फंड यूज होगा, कई जगह मनी यूज होगा, कई जगह अमाउंट यूज होगा। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म है, बल्कि उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। बट यहाँ पर फाइनेंस में जो है वो सिमिलर टर्म है। जैसे कई जगह कैपिटल वर्ड होता है तो वहां पर भी हम उसको फाइनेंस से मैच कर लेंगे। फंड का मतलब भी फाइनेंस होता है, मनी का मतलब भी फाइनेंस होता है, अमाउंट का मतलब भी फाइनेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैपिटल है, ये वर्ड जरा थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इस वर्ड का कई जगह यूज होगा। कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा, अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल प्लानिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस फाइनेंस है वो हमारा क्या करता है कि पैसे को किस तरीके से प्रोक्योर करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब फाइनेंस का मतलब है पैसा, और यहां पर बिजनेस का मतलब है रेगुलर एक्टिविटी। मतलब हमारी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हम कैसे पैसे को मैनेज करेंगे। ठीक है, अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि पैसे को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी किससे रिलेटेड होनी चाहिए? फाइनेंस से रिलेटेड, बिकॉज वी आर कंसर्निंग विद द बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं जब उसको फाइनेंस से रिलेटेड कर सकते हो, मतलब यू हैव टू प्लान एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द कंसर्न। मतलब एक बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल करोगे, कैसे उनको डायरेक्ट करोगे, कैसे उसको मैनेज करोगे, वो सारी एक्टिविटीज आपकी किस में आ जाती हैं? बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई। इसमें आपको खाली ये नहीं करना है कि भाई आपको पैसा आना चाहिए, खाली इससे मतलब नहीं है, आपको और भी कई चीजों से मतलब है कि भाई पैसा कितना चाहिए हमें, कहां से पैसा लूंगा मैं, कैसे उसको यूटिलाइज करूंगा, कैसे मैं वापस करूंगा,
कौन कौन से सोर्सेज रहेंगे, कितने टाइम के लिए चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न मेरा क्या चाहिए। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है हमारी, वो सब मेरी कहां से चाहिए, उन सबको मैनेज करना, उन सबको माइंड में रखना, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा चाहिए, किसका कितना बजट है, किसको मैं कहां से पैसा लाके दूंगा। ठीक है, अब उस पैसे को मैं वापस कैसे करूंगा, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे इसमें आ जाती हैं। जैसे मान लो नॉर्मल लाइफ में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 1 लाख रुपीज अरेंज करने हैं, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी। यार मैं 1 लाख रुपीज अपने फ्रेंड से ले लेती हूँ, या मेरे पास एफडी पड़ी है मैं उसको तोड़वा लेती हूँ, मेरे बैंक में बैलेंस बढ़ा है मैं उसको ले लेती हूँ, अपने फादर से ले लेती हूँ, अपने रिलेटिव से ले लेती हूँ। फिर आपके मन में बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ आएंगी। यार मैं अपनी फ्रेंड से लूँगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, ठीक है, अगर उसने मना कर दिया तो बैंक में मेरी एफडी है, अगर दोबारा से उस पर मेरा जो पैसा है वो उतना नहीं मिलेगा मुझे। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका दोनों का रहेगा। ठीक है, तो वहां पर मुझे बहुत सोच समझ के जो वो स्टेप लेना पड़ता है कि एक गलत स्टेप आपका बिजनेस को डुबा सकता है। आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया जो प्रॉफिटेबल था ही नहीं, या आपने सही तरीके से उसको एनालाइज नहीं किया, प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, डूब गया। अभी वो नोएडा में हमारे ट्विन टावर हमारे गिराए थे, उसमें क्या था कि भाई प्रोजेक्टर ने पैसा लगा दिया, बिल्डर ने पैसा लगा दिया, सब चीजें हुई, जबकि वो चीज गलत थी। ठीक है, तो उसमें जितना पैसा लगा था वो पैसा सारा हमारा डूब गया, या जिन जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया उन सब लोग का पैसा डूब गया। क्या करें आप, गलत डिसीजन था वो। ठीक है, तो वही चीजें हमारे बिजनेस में भी होती हैं कि अगर मान लो मैंने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया जो मेरा प्रॉफिटेबल है ही नहीं, तो वहां पर मेरे लिए जो वो दिक्कत खड़ी करेगा। इससे मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी इफेक्ट होगी, मेरा जो बिजनेस है उसकी एक्टिविटी भी मेरी अफेक्ट होने वाली है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इट इज अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है, इट इज द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग, रेजिंग, मतलब प्लान करना, फंड को रेज करना, कंट्रोल करना, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड यूज्ड इन द बिजनेस। एक बिजनेस में जितने भी प्लानिंग आपकी हो रही है, मतलब फाइनेंस जितना भी यूज हो रहा है उसको प्लान करना, उसको रेज कैसे करना है, उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल करना मतलब यहाँ पे कंट्रोल से क्या मतलब है, कंट्रोल से मतलब है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस डिपार्टमेंट ने बोला भैया मैं 1 करोड़ चाहिए तो आपने 1 करोड़ दे दिया, उनसे पूछा जाएगा भैया 1 करोड़ का करोगे क्या, हमें बजट बना के दो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम सिर्फ इतना ही पैसा दे सकते हैं, इतने में ही काम चलाओ, हमारी इतना ही लिमिट है। ठीक है, तो उसको सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो सारा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, पैसे को कहां से लेना है, कैसे यूटिलाइज करना है, क्या चीजें करना है, वो डिसीजन मेकिंग का जितना भी काम है वो सारा आपका किस में आ रहा है, बिजनेस फाइनेंस में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस को कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, कई बार कंपनी अपने अकाउंट दूसरे से मैनेज करवाती है, इसके लिए फाइनेंस मैनेजर रखा जाएगा। वो फाइनेंस मैनेजर का काम ही यही है कि भाई कंपनी के पास इतना पैसा है, इतने पैसे में से उसको टैक्स से कैसे बचाना है, कहां कहां से उसको पैसा लगाना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में लगाना है, कब किस टाइम पे कितना पैसा आएगा, किस टाइम पे कितना पैसा किसको देना है। तो वो सारा जो काम है, वो सारा डिसीजन जो लेना है, वो आपका बिजनेस फाइनेंस का काम है। इट इज कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन द प्रॉपर मैनर। ऑब्वियसली बात है कि हमारे बिजनेस में जितना भी फंड यूज हो रहा है उसको प्रॉपर वे में किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, उसको जो है प्रोक्योर करना, उसको अरेंज करना, उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस। राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्टिविटी विद नॉट ओनली द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इसमें खाली यही चीजें नहीं आती है कि भाई आपने पैसा लिया और उसको यूटिलाइज किया, इसके साथ साथ आपका जो है ये भी देखना कि भाई नीड को असेस करना कि भाई फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपको यही नहीं पता कि भाई फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है तो चीजें बेकार है आपके लिए। भाई जब आपको यही नहीं पता कि भाई फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको यही नहीं पता कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है, आप ये कह रहे हो भैया मुझे 5 लाख की जरूरत है, पता चलो हो सकता है आपके अकाउंट में खुद में 10 लाख रुपए पड़ा हो, आपको यही टेंशन हो रही है वो मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए। अरे भैया पहले आप अपने अकाउंट में तो देख लो कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में, एक्चुअल में नीड कितनी है। आपने ऐसे ही नहीं करा चीजों को, आपने देख लिया मोटा मोटा, आपने अंदाजा लगा लिया कि भाई 10 लाख की जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है, कैसे काम चलेगा। आपको करेक्ट असेसिनेशन आपको आना चाहिए। रेजिंग रिक्वायर्ड फाइनेंस, कितना पैसा आपके पास है और कितना पैसा आपको चाहिए। भाई जब मेरा इंटरनल सोर्सेज से काम चल सकता है तो मैं बाहर से पैसा क्यों लूं। बाहर से पैसा लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि मैं उस पैसे को वापस कैसे करूंगा। अब मान लो मेरा खुद का पैसा है, डूब जाए मुझे कोई गम नहीं है, बाहर का पैसा लिया, मेरा पैसा काम नहीं आया। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पैसा ले लिया, आपसे पैसा लेने के बाद वो पैसा मेरा 3 महीने तक मेरे घर में पड़ा रहा। आप तो आपको इससे मतलब थोड़ी है, मैंने तो आपसे पैसा ले लिया, आप तो जिस दिन से मैंने आपसे पैसा लिया उसी दिन से मैं आपके इंटरेस्ट रेट की लिस्ट में चालू हो गया। अब वो मुझे इंटरेस्ट कहां से देना पड़ेगा, अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा।
वो कहीं ना कहीं से तो मैं इंटरेस्ट दूंगा, तो वो चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। कैपिटल बजटिंग मतलब सही तरीके से उसको बजट करना, सही प्रोजेक्ट में पैसे को इन्वेस्ट करना, ये भी आपका काम है। इसके साथ साथ पैसे को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब एक बार आपका पैसा आया, कितना पैसा रिजर्व में रखोगे, कितना पैसा रिटेन अर्निंग में रखोगे, कितना पैसा डिविडेंड में दोगे, कितना पैसा जो है वो आप अपना जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कितना पैसा सैलरी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये सारा मैनेजमेंट करना, सारा जो प्लान करना, ये सारा आपका इसमें आ जाएगा। फाइनेंशियल कंट्रोल करना मतलब हर डिपार्टमेंट पे कंट्रोल रखना, हर चीज पे कंट्रोल रखना कि भाई कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को जाएगा और कैसे जाएगा, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। इन एडिशन टू रेजिंग द फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोडक्शन मार्केटिंग। ये जो जितना भी डिपार्टमेंट है वो उन सबसे जो वो कंसर्न करता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए और पैसे के लिए जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी सबसे कनेक्टेड रखना पड़ेगा। अगर वो कनेक्शन नहीं रखेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा भाई किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा जा रहा है। डिपार्टमेंट अपना अपना बजट बना के देगा, फिर ये बजट बनाएगा कि भैया हमारा इतना इतना पैसा है, हम इतना ही पैसा आपको एलोकेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारा इतना पैसा है, हम सिर्फ इतना ही फोकस कर सकते हैं, इतना ही पैसा आपको दे सकते हैं। और उनसे पूछेगा भैया आपका खर्चा कहाँ कहाँ पर हुआ है, हमने आपको 1 लाख रुपए दिया था, वो 1 लाख रुपए आपने खर्च कहाँ किए, लाओ बिल लगाओ जरा, लाओ बताओ जरा हमें कहाँ कहाँ पे खर्चा करना है। आप बजट बना के दो कि भाई ये चीज़ है, उसमें से वो देखेगा अच्छा ये है, ये इतना नहीं होना चाहिए, इसको काट के इतना करो, ये इतना नहीं मिलेगा आपको। उनके अपने अपने एक्सपेंडिचर होते हैं, वो बताता है कि भैया हम इतना ही पैसा आपको दे सकते हैं, इतने में ही आपको काम चलाना पड़ेगा। आप 5 लाख रुपए मांग रहे हो, हम आपको 3 लाख रुपए देंगे, 3 लाख में ही सारी एक्टिविटी मैनेज करो। कैसे मैनेज करनी है आप देखो, ठीक है। तो ये सारा जो काम है वो किसका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है, फाइनेंस मैनेजर ये काम करेगा, और इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ, पूरी हायरार्की है आपकी, ठीक है। इस लेवल से लेके ये लेवल तक ये खाली एक अकेला फाइनेंस मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसकी पूरी टीम होती है, उसकी पूरा डिपार्टमेंट होता है, पूरी हायरार्की होती है, उनका काम ही इन सब चीज़ों का है। अगर खाली ये बोलो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस मैनेजर ही ये काम कर लेता है, ऐसा नहीं है। लेकिन की रोल जो है वो वही परफॉर्म करता है, फिर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, फिर वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। फाइनल अप्रूवल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से आएगा, ठीक है। सीएफओ जिसको बोलते हैं चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, वो वहां से अप्रूवल आएगा आपका, ठीक है। तो ये सारा जो काम है वो आपका इसका आ जाता है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमारे दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, कुछ और चीजें बोल देता है कि भाई आप जो है वो रिस्क को मिनिमाइज करो, कॉस्ट को मिनिमाइज करो, ये इसके ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये इसके फंक्शंस हैं। इसके ऑब्जेक्टिव दो ही हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जैसे मान लो कई बार आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, या नॉट अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें ऑप्शन देगा आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके दो ही ऑब्जेक्टिव हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इट इज फॉर शॉर्ट टर्म, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। जब कंपनी शॉर्ट टर्म के बारे में बात करेगी तो वो बात करेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, जब कंपनी लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेगी तो वो बात करेगी किसकी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। मतलब कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए बात करेगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करेगी, कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करेगी, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट क्या होता है, मेरी सेल्स है, ठीक है। इसमें से मैं कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा जितना भी सेल्स वैल्यू मैंने जितनी भी करी है उसमें से मैं अपनी कॉस्ट माइनस करूं। मान लो मैंने कोई चीज़ 20 रुपए में बेची है, मेरी खुद की कॉस्ट जो वो 15 रुपए की है, तो मेरा 5 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब यही जो प्रॉफिट है वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसी प्रॉफिट के लिए जो वो हम पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ये हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, क्योंकि प्रॉफिट रहेगा तो हमारा जो बिजनेस है वो सर्वाइव करेगा। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम ये बिल्डिंग ये सब चीजें कहां से वो करेंगे, प्रॉफिट रहेगा तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है, क्योंकि हमारा बिजनेस है, कोई एनजीओ तो है नहीं हमारी, अब हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो हम काम बाकी के काम कैसे करेंगे। और जब बिजनेस है तो बिजनेस का तो ऑब्जेक्टिव ही, पहला ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है, क्योंकि हम इनिशियली जो बिजनेस सेटअप करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास 2 पैसे की इनकम हो। अब 2 पैसे की हमारी इनकम नहीं होगी तो हम बिजनेस खोल के क्यों बैठे, बंद ही नहीं कर देंगे हम उसको,
ठीक है। तो इसलिए मतलब जो है हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रॉफिट होगा तो हम रहेंगे, हमारा बिजनेस रहेगा, हम बाकी चीजों के बारे में भी सोच पाएंगे। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो हम किस चीज के बारे में सोचेंगे, कहां से, मतलब हम आपको सैलरी कहां से देंगे, हम बाकी के खर्चे कहां से करेंगे। प्रॉफिट होगा तो भी तो हम ये चीजें कर पाएंगे। तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो हमारा जो मेन एम है वो क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। बट ये जो चीजें होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। अब खाली आप ये बोलो कि भाई ठीक है भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, ऐसा आपका नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा जो मेन एम होता है वो क्या होता है, ये आपका जो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका मेन एम होता है। क्योंकि आप प्रॉफिट रहेगा तो आपका जो बिजनेस है वो सर्वाइव कर पाएगा, आगे आपका जो बिजनेस है वो सर्वाइवल में आपका रह पाएगा। प्रॉफिट इज द पैरामीटर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, कि मतलब प्रॉफिट इज द ओनली पैरामीटर थ्रू विच योर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस कैन बी मेजर। मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो किसके थ्रू मेजर करी जाएगी, प्रॉफिट के थ्रू। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, भैया मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। एट दी एंड आप क्या बोलते हो, भैया कमाते कितना हो, प्रॉफिट कितना है। आप ये बोलोगे भैया प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, तो बोलोगे अरे भैया क्या कुछ नहीं है, बेकार है। आप आपके माइंड में सबसे पहले चीज क्या आएगी, कुछ नहीं है, बेकार है। चाहे आपने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखी है बट ड्यू टू सम क्राइसिस आपके पास प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का। जैसे आप चाहे दिन रात मेहनत करो, ठीक है, लक बाय चांस, मतलब आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो, भैया आपने दिन रात मेहनत करी बट कुछ भी ऐसा हुआ, कोई भी रीजन ऐसा हुआ जिसकी वजह से एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ। जब जो अब तक आपके पेरेंट्स ये बोलते थे भाई मेरी बेटी तो बहुत बहुत मेहनत करती है, मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, जब रिजल्ट नहीं आएगा तो बोलेंगे अरे सारा दिन तो मोबाइल में घुसी रहती है, क्या पढ़ाई करती है, हमें क्या पता पढ़ाई करती है कि मोबाइल में घुसी रहती है, हम तो बस जब देखते हैं तब मोबाइल में ही रहती है ना। तो वहां पे उनका जो टोन है, उनके जो डायलॉग है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अब मान लो आपने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है भाई, आप आए, ठीक है भाई मस्ती में रहे, अब लक बाय चांस आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, तो वही पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अरे मेरा राजा बेटा, मतलब मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, ठीक है, मेरा बेटा दिन रात पढ़ता, मतलब ये जो इसने कामयाबी हासिल करी है ये इसने पढ़ाई की वजह से हासिल करी है। ठीक है। तो ऐसा ही बिजनेस के साथ में भी होता है। बिजनेस में जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हम बोलेंगे भाई मैनेजर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज करा है। ठीक है। तो ये चीजें हमारे लिए पैरामीटर होता है प्रॉफिट की, जिसके थ्रू हम बिजनेस की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। अगर मुझे किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले मेरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, भैया प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट नहीं है तो लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट थोड़ी करूंगा मैं। जिस कंपनी का खुद का भरोसा नहीं तो वो मेरा पैसा क्या संभालेगी। ठीक है। प्रॉफिट रिड्यूस रिस्क ऑफ द बिजनेस कंसर्न। प्रॉफिट से हमारा रिस्क कम हो जाता है। कैसे, मेरे पास खुद का पैसा रहेगा तो मैं कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहूंगा। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाहर से पैसा लेके लगाऊं, पैसा डूब गया तो मेरे को ये रहेगा कि अरे यार मैं, तब मेरे पास तो खुद का पैसा नहीं था, मैंने बाहर से पैसा लेके लगा दिया, मैं इनका पैसा कहां से निकालूंगा। तो अब निकालने के लिए भी तो मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे पास होना चाहिए। अब वो पैसा मैं निकालूंगा कहां से, वो चीजें मुझे थोड़ा सा रिस्क देखना पड़ेगा। अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो मैं तब ये करूंगा, ठीक है भाई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है इसको लगा दो, डूब गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत मेरी नहीं रहेगी। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है, बाहर से लेके पैसा लगाना, देखो अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो कोई आपको 2 रुपए दे देगा, लेकिन आप ये सोचो 10 रुपए उधारी पे लेके बिजनेस चलाएंगे तो कभी भी नहीं होता। जो 10 रुपए देगा वो भी तो सोचेगा भाई साहब आपके पास क्या है, मेरे पैसा कहाँ से दोगे। आप उसको थोड़ी बोलेगा भागे थोड़ी जा रहे हैं हम, दे देंगे कमाते खाते, वो बोलेगा भाई साहब नमस्ते। ठीक है। तो यहां पर हमारा जो है बिजनेस में जो रिस्क है, प्रॉफिट रहेगा तो हम रिस्क को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस इन द बिजनेस। प्रॉफिट रहेगा तो हम बिजनेस में, ऑब्वियसली बात है कि हम अपने बिजनेस में पैसा आगे लगा सकते हैं। प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो हम आगे कैसे उसको बिजनेस में लगाएंगे। तो देखो हमारा जो इन बिजनेस की जो अर्निंग होती है उसी को हम बिजनेस में लगाते हैं। अगर हमारे पास अर्निंग ही नहीं है, बिजनेस में पैसा ही नहीं है, तो हम पैसा लगाएंगे कहां से। कितना पैसा लगाओगे भैया, बाहर से निकालने की भी हैसियत तो रखनी चाहिए आपको, कि आपने बाहर से पैसा ले लिया और लगा दिया, बाहर से पैसा ले लिया और लगा लिया, भैया उनको वापस कैसे करोगे। प्रॉफिट होगा तो हम बाहर वालों का पैसा दे पाएंगे। प्रॉफिट
प्रॉफिटेबिलिटी मीट द सोशल नीड, मतलब कंपनी को कई बार CSR करना पड़ता है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार कंपनी को जो है कुछ ऐसा खर्चा करना पड़ता है जो आपके सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके स्टैंडर्ड के लिए, जैसे डोनेशन दे दिया, चैरिटी दे दिया, इस तरीके कुछ एक्टिविटी कर दी, ठीक है, हॉस्पिटल बनवा दिया या आपके रोड बनवा दी या आपने कहीं पे भी कोई ऐसा इस तरीके की एक्टिविटी कर दी, तो वो रहेगा तो कहाँ से करेंगे? प्रॉफिट से करेंगे। अब बाहर से लेकर कोई CSR थोड़ी करेगा। कभी किया आज तक बाहर से लेके, मतलब बाहर से लोन पे पैसा ले लिया फिर आप CSR कर रहे हो? अरे भैया क्या CSR करोगे फिर तुम? जब तुम्हारे पास खुद का पैसा होगा तब तुम CSR करोगे, उसके बारे में ख्याल ही तभी आएगा CSR का, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट ही हमारे माइंड से आउट हो जाएंगे। हम खुद लॉस मेकिंग है तो हम कहाँ से CSR के बारे में सोचेंगे? ठीक है, हम खुद मांग के खा रहे हैं, हम किसको दान देंगे भाई? ठीक है, तो ये चीजें हमारे इसमें रहती हैं। अच्छा, प्रॉफिट रहेगा तो हम इमरजेंसी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब इमरजेंसी की जो सिचुएशंस हैं उसमें टेक ओवर हम कर सकते हैं। अब जैसे कोरोना आया, जिस कंपनी के पास प्रॉफिट था, सफिशिएंट प्रॉफिट था, वो कंपनी सर्वाइव कर गई। जिनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था वो कंपनी बेचारी डूब गई। बहुत सारे बिजनेस हमारे बंद हो गए भाई। जिनके पास सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं था भाई, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, भाई जिनके पास पैसा था उन्होंने सर्वाइव किया। और भाई जिनके पास ज़्यादा था वो आज भी सर्वाइव कर रही है, और जिनके पास नहीं था वो 2 महीने में ही बंद हो गई, उन्होंने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाई अपनी। ठीक है, तो ये जो है हमारी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है, या पीछे से मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो हमारा जो बिजनेस है वो उसी तरीके से हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट रहेगा तो हम अपने के जो बाकी के जो खर्चे हैं, जो डेली लाइफ जो है उसको हम सही तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं हम कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारी इसमें रहती हैं। ठीक है, तो मतलब हम जो डेली लाइफ के जो एक्सपेंसेस हैं वो सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जो डेली रूटीन है उसको हम सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत हमारे पास नहीं आएगी। बेटर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉफिट रहेगा तो हम आराम से मतलब जो है चीज़ों को टेंशन फ्री होकर हम सोच सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आधा टाइम तो हमारा यही सोचने में लगेगा कि भाई इससे पैसा ले लिया, उसको पैसा हम कहाँ से देंगे, इसको ले लिया वहाँ से कहाँ से देंगे हम। तो वो चीज़ें हमें बहुत ध्यान से हमें सोचनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चली जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, तो ऐसा नहीं होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। वहां पर क्या है, इट इज द वेग टर्म। वेग मतलब अनक्लियर टर्म, फेक टर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कई तरीके का होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EBIT, EBT, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और उसमें से आपको अपने एक्सपेंसेस भी माइनस करने हैं। तो आप कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हो? यहां पे तो कोई प्रॉफिट का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब आप कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हो? भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हो, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हो, आप कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हो? यहां पर तो ये चीजें आपके क्लियर है ही नहीं। तो हो सकता है कि आपके लिए प्रॉफिट का मतलब कुछ और हो, मेरे लिए प्रॉफिट का मतलब कुछ और है। अब हो सकता है कि मेरे लिए प्रॉफिट का मतलब है कि मैं कस्टमर को सेटिस्फाई करूं, वही मेरा कस्टमर इंक्रीज होगा तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपके लिए मतलब ये है कि भैया आप अपनी सेल्स इंक्रीज करो, कस्टमर को क्या है, कस्टमर तो आते जाते रहेंगे। वो आपका जो मतलब है वो बदल जाएगा, मेरा मतलब बदल जाएगा। अब जैसे सिमिलरली हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस का मतलब आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। मेरे लिए हो सकता है कि भाई पैसा हो तो मैं हैप्पी रहूंगा, आपके लिए हो सकता है कि भाई दिल खुश होना चाहिए, पैसा हो चाहे ना हो, बस 2 दिन की 4 दिन की जिंदगी किसने देखा है फिर? भाई जहां हम आज हैं, आज हम अपनी जिंदगी जी ले, बस दैट्स इट। अब हैप्पीनेस का मतलब आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। रिचनेस, रिचनेस का मतलब आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। अब हो सकता है रिचनेस का मतलब है गाड़ी घोड़ा बंगला, मेरे लिए ये सब चीजें हों, और आपके लिए हो सकता है कि भाई हमारे दिल में जगह होनी चाहिए, हम लोगों के दिल में कितनी जगह बना पाते हैं, दैट इज माई रिचनेस। मैं कितने लोगों के काम आ सकता हूँ, लोग मेरे कितने कनेक्टेड हैं, तो दैट इज माई रिचनेस। तो ऐसे ही प्रॉफिट का मतलब भी चेंज हो जाता है, बिजनेस टू बिजनेस, सेंस टू सेंस चेंज हो जाता है। आप कौन से प्रॉफिट की बात करो, यहां पर कोई भी चीज क्लियर नहीं है। इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार इससे रिलेटेड आपके वो आ जाते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसको इग्नोर करता है, इसको वो करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ आपकी जो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मतलब जैसे क्या होता था कि जैसे टाइम, जैसे जैसे हमारा टाइम पास होगा उसके हिसाब से हमारी वैल्यू जो वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ड्यू टू इन्फ्लेशन, और बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से जो टाइम की वैल्यू है वो कम हो जाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक चीज कहते हैं, कहावत कहते हैं, द रुपी अर्न टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन रुपी अर्न टुमारो। मतलब आज आपने जो 1 रुपया कमाया है वो ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू जो 1 रुपया आपको कल मिलेगा, क्योंकि कल जो रुपया मिलेगा उसकी वैल्यू आज के कंपैरिजन में कम होगी। अब देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 की चीज लेके आपको 12 की बेच दी,
ठीक है, तो बिजनेस में हम इसको क्या बोलेंगे, भैया मैंने 2 रुपए के प्रॉफिट कमा लिए। अब ये 12 रुपए आपको 1 साल बाद मिले, तो अब हो सकता है कि जब टाइम वैल्यू की बात करो तो वो 12 रुपए की वैल्यू 9 रुपए रह जाए। अकाउंटिंग टर्म में आपने 2 रुपए प्रॉफिट कमाया है, लेकिन फाइनेंशियल टर्म में आपने 1 रुपया लॉस कर दिया। अगर टाइम वैल्यू के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो 1 रुपया आपने लॉस कर दिया। तो वही चीज हमारी यहां पर आती है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यहां पर कोई भी मतलब, कोई भी सेंस आपका है ही नहीं। तो ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है। इट लीड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर एंड कंज्यूमर। ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट कमाओगे तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप क्या करोगे, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करोगे कि भैया इतनी सैलरी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इतने घंटे काम नहीं कर रहा था, इतने घंटे काम कर रहा था, इतना नहीं है, इतना है। अकाउंट में सैलरी कुछ जा रही है, आपके इन हैंड जो सैलरी है वो कुछ जा रही है, वहां पे जो कुछ और दिखा रहे हो, तो अनएथिकल वे में चीजों को करोगे। कस्टमर को 500 रुपए की चीज बोल के आप मतलब जो है वो ज्यादा का वो कर दोगे, कस्टमर को भी वो करोगे, उनके क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करोगे। कंपनी बोलती है भैया बाय हुक बाय क्रोक, भैया प्रॉफिट कमाओ, कस्टमर का क्या है, नहीं खरीदेगा मत कर दो, इसके जैसे बतेरे खरीदेंगे। तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। इट लीड टू कंडक्ट इमोरल प्रैक्टिसेस सच एज करप्शन वगैरह। कई बार क्या होता है, मैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आप देखो कि भाई कितने जो हैं बिजनेस में फ्रॉड निकलते हैं आपके, ठीक है, उसमें सही तरीके की अकाउंट की रिप्रेजेंटेशन हम नहीं देते हैं। हमारे पर्सन काम कर रहे हैं 10, वहाँ पे लिस्ट लग रही है 50 की, हम खर्चे दिखा रहे हैं इतने, ठीक है, हमने आधे से ज़्यादा तो जो अपने पर्सनल अकाउंट ही खोल रखे हैं, हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, या बिजनेस के लिए सामान आया कोई, उसको हम घर में यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस के नाम से गाड़ी आई है, उससे हम अपने जो वो घर के खर्चे चला रहे हैं उससे हम। तो ऐसा आपका कई बार ऐसी चीजें आपके रहती हैं, घर के लिए कंप्यूटर खरीदा आपने, उसको बिजनेस में ले जाके आपने यूज कर दिया, ठीक है, तो ये चीज आती है। इट डज नॉट कंसीडर द रिस्क एलिमेंट ऑफ द कंसर्न। रिस्क एलिमेंट ऑफ द कंसर्न का मतलब यह है कि आपने प्रॉफिट कमा लिया, अब उसमें आपने उस रिस्क को तो कंसीडर ही नहीं करा कि जो पैसा आपने लिया था वो पैसा आपका वापस होगा भी या नहीं। आपने प्रॉफिट कमा लिया वो चीज ठीक है, लेकिन अब उस पैसे को वापस कैसे करोगे, ये चीज तो आपने देखी नहीं, इस चीज के बारे में तो सोचा ही नहीं। प्रॉफिट कमा लिया वो ठीक है, लेकिन आप उस रिस्क के बारे में क्या, प्रॉफिट कमाना एक अलग चीज होती है, लेकिन उसको सही जगह पे सही डिस्ट्रीब्यूट करना एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए ये जो चीजें हैं वो थोड़ा सा बोला जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कुछ आपके ड्रॉबैक भी होते हैं, क्योंकि कंपनी जब प्रॉफिट के चक्कर में लगेगी तो कुछ चीजें नेगेटिव चीजें भी लेकर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी कह देते हैं और वर्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोल देते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, वर्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी वर्थ कितनी है मेरी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में। अब जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी में पैसे लगाए, ठीक है, उस कंपनी में मेरी वैल्यू कितनी है और मेरी वर्थ कितनी है, इस चीज को मैं चेक करने के लिए क्या करूंगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलता हूं। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है जिसमें आप इन्वेस्टर के बारे में सोचते हो कि भैया जिन इन्वेस्टर ने मेरी कंपनी में पैसा लगा रखा है, आप उनके बारे में सोचो, आपने उनके लिए क्या किया। मैं अगर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे पैसे में ग्रोथ कितनी हो रही है, तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचती है, ठीक है, कि मतलब जिन लोगों ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है वो लोग मेरी कंपनी से निराश ना हो और उन लोगों को टाइम पे मेरा पैसा मिलता रहे। ऑब्वियसली बात है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा तो मेरे जो इन्वेस्टर है उनको भी फायदा होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रहा था, यहां पर मैं कस्टमर के बारे में सोच रहा हूं, यहां पर मैं इन्वेस्टर के बारे में सोच रहा हूं, इन सब चीजों के बारे में सोच रहा हूं। तो यहां पर मेरा क्या है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको मैं एक्सपेक्टेड बेनिफिट के बारे में सोचता हूं और मैं उसको ये देखता हूं कि मेरा आने वाले टाइम के लिए देखो मेरे पास प्रॉफिट रहेगा तो मैं इन सब चीजों के बारे में बात कर पाऊंगा। तो प्रॉफिट तो बेस तो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, मेरा प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं कहां से आगे की चीजें कर पाऊंगा। भाई प्रॉफिट होगा तब तो मैं वेल्थ के बारे में सोच पाऊंगा, मेरे पास खुद के लाले पड़े हुए, मैं किसके बारे में सोचूंगा, इन्वेस्टर के बारे में कहां से सोचूंगा मैं। जब मेरे पास खुद के पास पैसा होगा, मैं बिजनेस को सही तरीके से मैनेज कर पाऊंगा, तभी तो मैं इन्वेस्टर के बारे में सोच पाऊंगा, वेल्थ के बारे में सोच पाऊंगा। तो इसलिए ये चीजें आपकी बहुत जरूरी होती है। तो जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो एक मॉडर्न अप्रोच है, वो ये कहती है कि ठीक है भाई आप अपने बिजनेस को तो मैनेज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, अपने जो इन्वेस्टर है उनके बारे में भी सोचना है, अपनी गुडविल के बारे में सोचना है, अपने मार्केट शेयर के बारे में सोचना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचना है, अपने कस्टमर के बारे में सोचना है। तो ये एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है। देखो अगर आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सर्वाइव करोगे या लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है तो आपको कस्टमर के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टर के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप आज इन्वेस्टर के बारे में नहीं सोचोगे तो कल इन्वेस्टर आपके बारे में नहीं सोचेगा। मुझे क्या है, जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया, 1 साल 2 साल मैंने पैसा लगा के देखा भाई मेरे पैसे में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैं पागल हूं जो मतलब उस कंपनी में पैसा लगाऊं, मैं क्या करूंगा, उस कंपनी से पैसा वापस निकाल लूंगा।
जब एक कंपनी से ज़्यादा लोग अपने पैसे को विड्रॉ करने लग जाते हैं तो उसकी कंपनी की गुडविल जो है वो डाउन हो जाती है। प्रॉफिट कमाती है कंपनी तो उसका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाता है, लोग उसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी जो गुडविल है वो बढ़ जाएगी, गुडविल बढ़ेगी तो मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हम ये क्या बोलेंगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो हमारा लेटेस्ट इनोवेशन इंप्रूवमेंट, हमारा जो वो बिजनेस कंसर्न में क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो, क्या क्या लेटेस्ट इनोवेशन कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है कि नई नई चीज़ें आप लेकर आओगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करोगे, आप अपने जो वर्थ है उसको आप मैक्सिमाइज करोगे, अपने जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाओ, कस्टमर का जो बेस है उसको बढ़ाओ, कस्टमर के साथ रिलेशन बढ़ाओ, ठीक है। तभी तो आप जो वो बैकअप आपका बन पाएगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पाते हो तो कैसे आपका काम चलेगा, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर कैसे निकलेगी, मान लो मैंने एक कंपनी के 100 शेयर खरीदे, ठीक है, और उस टाइम पे मेरी जो वैल्यू है, मतलब मार्केट पर शेयर जो है वो ये है मेरा मार्केट पर शेयर, ठीक है, और ये है मेरा नंबर ऑफ शेयर। तो आज की डेट में मेरी वैल्यू कितनी है, 10,000, ठीक है। तो आज की डेट में मेरी वैल्यू कितनी है, 10,000। अब मान लो नंबर ऑफ शेयर तो मेरे उतने ही रहेंगे, 2 साल बाद भी मेरे उतने ही रहेंगे, लेकिन जो मार्केट पर शेयर है वो आपका घटेगा बढ़ेगा किसके हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, गुडविल के हिसाब से। अब मान लो ये शेयर मेरा अप हो गया, मतलब 120 हो गया, तो मेरी 120 इंटू में 100, तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई, 12,000। अब मान लो ये मेरा डाउन हो गया, 80 रुपीज हो गया, तो आज की डेट में मेरी वैल्यू कितनी हो गई, 8,000 रुपीज। तो मार्केट पर शेयर के हिसाब से आपकी जो वैल्यू है वो अप और डाउन होती है। और मार्केट पर शेयर किसके हिसाब से अप डाउन होगा, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। अब लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, कंपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो उसी तरीके से मुझे जो चीजें हैं वो पता चलेंगी कि मेरा जो बिजनेस है वो किस तरीके से आगे बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है। तो देखो, जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करोगे या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करोगे, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बहुत कंसीडर करता है कि भाई जो इन्वेस्टर है वो बहुत दिमागदार होता है। इन्वेस्टर कहता है कि भैया एक बात बताओ कि वो जो मैंने 10,000 रुपए जो लगाए थे वो तो मैंने पिछली साल लगाए थे, आज के टाइम में मुझे बताओ कि मेरी वैल्यू कितनी है। वो तो आपने बोल दिया कि ठीक है भाई 10,000 रुपए आपने लगाए थे, लेकिन उस 10,000 रुपए की आज के टाइम में वैल्यू कितनी है उसको कंसीडर करेगा वो। जो हम एनपीवी वगैरह कैलकुलेट करते हैं उसको आज के टाइम में डिस्काउंट किया जाएगा, फिर वो उसको कंपैरिजन करेगा कि भैया आपने 10,000 रुपये मैंने उस टाइम पे लगाए थे, आपने मुझे 10,000 रुपये आज के टाइम में दे दिए। आप ये बोल दो भैया आपने 10,000 रुपये लगाए थे, दैट्स इट। लेकिन वो जो 10,000 रुपये आप आज के टाइम में मुझे दे रहे हो, तो उसकी वैल्यू 10,000 रुपये थोड़ी है, उसकी वैल्यू तो 8,000 रुपये है। मैंने 10,000 रुपये लगाए थे, आप 8,000 रुपये मुझे दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, मेरा घाटे का सौदा है ये। अगर आज मुझे जितना भी पैसा दे रहे हो उसको मैं टाइम वैल्यू के हिसाब से कंसीडर करूंगा, और मैं उसको भी देखूंगा। ऑब्वियस ही बात है कि जब इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो रिस्क को भी कंसीडर करेगा। वो ये देखेगा कि मान लो आज ये कंपनी चल रही है, ठीक है, कल को ये कंपनी बंद हो गई तो कंपनी मेरा पैसा कहां से देगी, तो वो रिस्क को भी कंसीडर करता है। रिस्क को कंसीडर करने के बाद, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करने के बाद ही वो क्या करेगा, इन चीजों को कंसीडर करेगा, ठीक है। तो यहां पर जब मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करूंगा, तो उसको वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए फाइनेंस मैनेजर को कुछ चीजें करनी पड़ती है। क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड एट द रीजनेबल टाइम। आपको ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस में सही टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फंड आपका अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओगे। अगर आपका सही टाइम पे सही फंड अवेलेबल नहीं है, सही प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाया आपने, तो आप कैसे उसको बिजनेस को मैनेज करोगे, ठीक है। टू एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, कि मतलब आपका जो फंड है उसको सही तरीके से आप यूटिलाइज करो, ठीक है, ताकि मतलब पैसे का आपका जो वेस्टेज ना हो। जब आपको जितना पैसा की जरूरत हो सिर्फ आप उतना ही पैसा ले, फालतू पैसा आप अपनी जेब में ना रखें, ठीक है। टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द फंड बाय क्रिएटिंग रिजर्व एंड री इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो मतलब इससे क्या होगा कि भाई आपके पास जब पैसा आता है तो उससे आप क्या करो, रिजर्व अपना मेंटेन करो, और आप ये भी देखो कि मतलब जो फंड है उसको सही तरीके से आप इंश्योर करें, और आप ये देखें कि उसको री इन्वेस्ट करते रहे। मतलब ठीक है भाई प्रॉफिट है, रिजर्व बना ले, रिजर्व का आप क्या करोगे, उसको री इन्वेस्ट करते रहो ताकि पैसा पैसे को जनरेट करे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इससे आपका जो रिस्क है वो भी आपका कम हो जाएगा। मान लो मैंने 50,000 रुपये बचा लिया, 50,000 रुपये बचा के मैंने क्या करा, उसको कहीं पे मैं एफडी करवा दूं, भाई जब जरूरत हो, या किसी ऐसी सिक्योरिटी में डाल दो जब मुझे जरूरत हो तब मैं वहां से ले लूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे एडिक्वेट रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पे मुझे मिलनी चाहिए, कि मैं जिस कंपनी में या जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा
मैं कहीं ना कहीं तो पैसा इन्वेस्ट करूंगा, उसको किसी न किसी प्रोजेक्ट में तो पैसा लगाऊंगा। जब मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा तो उसमें मुझे कितनी रिटर्न मिल रही है वो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कितनी रिटर्न मुझे लोगों को देनी है और कितनी रिटर्न मुझे प्रोजेक्ट से मिल रही है, तो उसको मुझे देखना पड़ेगा ना। मुझे खुद को 8% मिल रही है तो मैं बाहर वालों को 12% कैसे दे दूंगा? तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। टू जनरेट एंड बिल्डअप द सरप्लस फॉर द एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ, कि मतलब मुझे इतना पैसा जो वो अपना बिल्डअप करके रखना पड़ेगा कि कल को अगर मैं बिजनेस में एक्सपेंशन करता हूँ या ग्रोथ करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। अगर बिजनेस में देखो एक्सपेंशन और ग्रोथ नहीं करोगे तो बिजनेस का कोई यूज नहीं है। आप ठीक है भाई, स्टेबल तो आप ऐसे भी रहोगे, लेकिन आप फ्यूचर में क्या करोगे, उसमें ग्रोथ भी तो होनी चाहिए आपकी। आज मान लो आपके पास 10 स्टूडेंट है, 10 साल से 10 ही स्टूडेंट है आपके पास, क्या ग्रोथ करी आपने? खर्चे तो बढ़ रहे हैं ना आपके, वो खर्चे कहाँ से निकालोगे? उनको खर्चे को निकालने के लिए कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ आप ये देखोगे कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? यहाँ पे कैपिटल को अरेंज करने का खर्चा, उसको मिनिमाइज करना है आपको। अगर आप महंगी महंगी रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ले लोगे तो उसको आप वापस कैसे करोगे? तो वो आपको सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 15% मिले तो आप इसको हाँ ले लो ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आपको जो है साउंड एंड इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन आपको जो सिक्योरिटी का बना के रखना है, ताकि मतलब कल को आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट विद द, आप सारी डिपार्टमेंट के साथ के जो एक्टिविटीज हैं उनको आप कोऑर्डिनेट करके चलोगे, उनके साथ आप मैचअप करके चलोगे ताकि आपके साथ में कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, ताकि उसके लिए मतलब जो बाकी की जो चीजें हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम इस तरीके की ना रहे। ठीक है, तो ये चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपकी तभी होगी जब आप ये चीजें करोगे। ठीक है, एक टर्म आती है हमारी अकाउंटिंग, एक टर्म आती है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कई बार लोग जो वो इस टर्म में कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी अकाउंटिंग का मतलब ये होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है। अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का मतलब ही यही होता है कि इट इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ द कंसर्न। ठीक है, तो उसमें जितना भी किसका अकाउंट डेबिट करना है, किसका अकाउंट क्रेडिट करना है, वो सारा जो सिस्टमेटिक काम है वो आपका किस में आ जाता है? अकाउंटिंग आ जाता है। अकाउंटिंग के बेसिस पे मैनेजमेंट को तैयार करना या डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है बेस क्रिएट करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, या इन अनदर वर्ड वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट वेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड्स। ठीक है, तो इसमें हम ये चीजें कह सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आपने रिकॉर्डिंग करी, ठीक है, उसको क्लासिफाई किया, उसको समराइज किया, उसको इंटरप्रेटेट किया, इंटरप्रेटेट करने के बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बना दी, वो सारा काम आपका अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग में बनाने के बाद जैसे मतलब सबसे पहले आपने जर्नल एंट्री प्रिपेयर करी, फिर आपने लेजर पोस्टिंग करी, फिर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाया। ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाने के बाद आपने जो बैलेंस शीट बना दी। बैलेंस शीट बनाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना दोगे, रेशियो एनालिसिस कर दोगे, बस आपका काम खत्म हो गया। अब आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को बता दोगे भैया ये हमारी स्टेटमेंट है, ये चीज़ें हैं भाई, इसके बेसिस पे आपको जो डिसीजन लेने हैं वो आप ले लो, इनका काम हो गया खत्म। अब इनका काम स्टार्ट होता है, इनका काम ये स्टार्ट होता है, भैया हमें 10 लाख रुपए चाहिए था, उठाओ बैलेंस शीट, देखो जरा कितने एसेट है हमारे पास, कितनी कितनी वैल्यू है, अच्छा इतने की ये है, इतने अगर मैं इतना शेयर लेता हूँ तो मेरे पास इतना फर्क पड़ेगा। तो अब आपको दिमाग लगाना है किसके बेसिस पे, जो एनालिसिस करके नीचे से आया है उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो दो अलग अलग टर्म है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका अलग है, इन दोनों टर्म का अलग अलग आपका वो रहता है। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? मेजरिंग, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग। तो इसमें हम इन चीज़ों को वो करना और रिपोर्ट करना किसको? मैनेजमेंट को, क्रेडिटर को, शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को, और जो हमारे ऑफिशियल वगैरह जो हैं या टैक्स अथॉरिटी है या जो गवर्नमेंट है उन सबको रिपोर्ट करना। ये सारा किसका काम है? अकाउंटिंग का काम है। भाई गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट बोलेगी लाओ भैया चिट्ठा दिखाओ, अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, आपने कितना पैसा कमाया है, उसके हिसाब से मुझे गवर्नमेंट मतलब जो टैक्स दो। तो उन सबको रिपोर्ट करने का काम जो वो अकाउंटिंग का है, किसका अकाउंट डेबिट करना है, किसका अकाउंट क्रेडिट करना है, ये सारा काम आपका इसका रहता है। ठीक है, इसका जो काम है ऑब्जेक्टिव इज रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ट्रांजेक्शन। हम गैप को जो वो क्या करें उसको यूज करें सही तरीके से, आप जो अकाउंट है उसको प्रिपेयर करो, सही गलत क्या है आप उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करो और अपने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको आप रिपोर्ट करो। ठीक है, ये अकाउंटिंग का काम है।
मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम है कि अपने जो फाइनेंस है और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनको मैनेज करना, ताकि आप बिजनेस में सही तरीके से सही जगह पे आप डिसीजन ले सको। तो डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो किसका है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। इट इज अबाउट मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ताकि हम अपने जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है उसको हम फुलफिल कर सकें और सही टाइम पे सही डिसीजन ले सके। तो हमारा जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है बेटर फाइनेंसिंग डिसीजन में और बेटर इकोनॉमिक डिसीजन में थ्रू आउट टू रन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव क्या रहता है हमारा? टू क्रिएट वेल्थ ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए वेल्थ क्रिएट करना, बिजनेस के लिए गुडविल क्रिएट करना। क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंस सही तरीके से मैनेज रहेगा तो बाकी की एक्टिविटीज भी आपकी सही तरीके से मैनेज रहेंगी। ठीक है, तो आपका कैश जनरेट करना, इन्वेस्टर को सही टाइम पे पैसा दिलवाना, ठीक है, अपना जो गुड रिटर्न दिलवाना, ठीक है, ताकि आपका जो बिजनेस है वो इफेक्टिवली आपका मैनेज होता रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे? बिजनेस को मैनेज करेंगे। तो जो मैनेज करेंगे दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना, समराइजिंग करना, किसका अकाउंट डेबिट करना है, किसका अकाउंट क्रेडिट करना है, और रिपोर्ट बना के तैयार करना, अकाउंटिंग का काम। उसके बेसिस पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट तैयार करनी है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ फंक्शन है उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। क्या क्या फंक्शंस हैं? कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना है कि भाई आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, भाई आपको फंड कितना चाहिए। कैपिटल कंपोजिशन देखना, कंपोजिशन मतलब देखना कि भाई कितना कितना पैसा मेरे पास कहाँ कहाँ से, क्या क्या कंपोजिशन मेरे पास क्या क्या रहेगा, मतलब उसके कंपोनेंट मेरे क्या क्या रहने वाले हैं कैपिटल के। ठीक है, इसके साथ साथ सोर्सेज ऑफ फंड मेरे क्या क्या रहेंगे, मतलब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मेरे जो सोर्सेज ऑफ फंड है वो क्या क्या रहेंगे, कैसे कैसे मेरे रहेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड मेरा कहाँ कहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, मैं सरप्लस को कैसे कैसे डिस्पोज करूंगा, तो ये चीज़ें मेरी इसमें आ जाएंगे। कैश को मैं कैसे मैनेज करूंगा कि मेरे पास जो वो कितना सफिशिएंट ऑफ कैश अवेलेबल होना चाहिए, और मैं फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करूंगा। तो ये सारा जो काम है वो आपका किस में आ जाएगा? फंक्शंस में आपका आ जाएगा। ये सारे फंक्शंस हैं, इसको ऑब्जेक्टिव के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, ऑब्जेक्टिव के साथ मैचअप कर मत करना। ऑब्जेक्टिव हमारे दो ही हैं, आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बाकी ये जो आपके फंक्शंस हैं, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मिनिमाइज द रिस्क, मिनिमाइज द दिस और दैट, तो वो चीज़ आपकी इसमें आ जाती हैं। अब हम फाइनेंशियल डिसीजन के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप के हमारे डिसीजन होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इसमें आपका ये जो होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है अरेंजमेंट डिसीजन। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ फंड हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे और कैसे कैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे। मतलब हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ता है व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ फंड, एंड उसमें से मुझे कोई एक सोर्सेज जो वो चूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो सोर्सेज का जो सिलेक्शन है मैं कैसे चूज करूंगा, कहाँ से चूज करूंगा, कैसे मेरे पास फंड आएगा, तो वो फंड को अरेंज करना की जो दिक्कत रहती है कि मैं कहाँ से पैसा लूँ, कितना पैसा लूँ, क्या क्या चीज़ें मैं करूँ, तो वो सारा जो काम है वो आपका किस में आ जाएगा? फाइनेंसिंग डिसीजन में आ जाएगा। फाइनेंस को किस तरीके से डिसीजन करना है, मेरे पास जो सोर्सेज रहेगा और सोर्सेज को मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा, वो सारा मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन में आ जाएगा। मान लो मैंने पैसा अरेंज कर लिया, जब तक पैसा नहीं आया था उससे पहले के जो डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा आ गया, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो मतलब ये आपका यूटिलाइजेशन डिसीजन। यूटिलाइजेशन मतलब कि मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करूं। मान लो मैंने पैसा अरेंज कर लिया, पैसा अरेंज करने के बाद मुझको यूटिलाइजेशन भी करना पड़ेगा। यूटिलाइज मतलब उसको किस तरीके से मैं यूज करूंगा, वो जो यूज करने का मेरा तरीका है उसको मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आ जाएगा। मतलब व्हाट आर द वेरियस प्रोजेक्ट थ्रू विच आई कैन इन्वेस्ट माई फंड। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, और मुझे किस किस प्रोजेक्ट में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ये सारा मेरा किस में आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है कि जहां पर पैसा आ गया, पैसा कमा लिया मैंने, ठीक है, प्रॉफिट मेरे पास आ गया, अब प्रॉफिट मेरे पास आने के बाद मैं क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन है वो मेरा किस में आएगा? डिविडेंड डिसीजन में। अब मैं ये सोचूंगा कि भाई मैं डिविडेंड दूं या ना दूं, अगर दूं तो मैं कितना परसेंट दूं, और कैसे कैसे मैं डिविडेंड को या फंड को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो ये सारी चीजें मेरी किस में आ जाएंगी? डिविडेंड डिसीजन में आ जाती हैं। मुझे उसके हिसाब से सोचना पड़ता है कि मैं अपने डिविडेंड को किस तरीके से मैं क्या करूंगा? अरेंज करूंगा।
ठीक है, तो ये चीज़ें मेरी इसमें आ जाएंगी। तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मुझे जो फंड जो वो देखने पड़ेंगे, मुझे तरीके देखने पड़ेंगे, चैनल मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास जो पैसा रहेगा वो कहाँ कहाँ से आएगा, और इसके साथ साथ मुझे इक्विटी डिवेंचर वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ से मैं पैसा ले सकता हूँ। तो वो जो सब चीज़ें हैं मेरी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, फर्म टेंड टू बेनिफिट द मोस्ट व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर इज मैक्सिमाइज। ठीक है, तो कंपनी को एक ऐसा रिटर्न, और ये क्योंकि कंपनी ने अगर गलत कैपिटल स्ट्रक्चर चूज कर लिया या गलत सही कंपोजिशन अगर आपने चूज नहीं करा तो कंपनी के लिए आगे के लिए दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए सही टाइम पे सही रिसोर्सेज को चूज करना। मान लो मुझे 5 साल के लिए पैसा चाहिए था, मैंने शॉर्ट टर्म से पैसा लगा दिया तो मेरे लिए दिक्कत है। मुझे 1 साल के लिए पैसा चाहिए, मैंने 5 साल वाले सोर्सेज से पैसा ले लिया तो मुझे वो दिक्कत रहेगा, क्योंकि उसका पैसा मुझे 5 साल के लिए देना जबकि मुझे रिक्वायरमेंट 1 साल के लिए थी। 4 साल तक पैसा मैं कहाँ से भरूंगा, तो मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरी किस में आ जाएंगी, मतलब आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना, सिलेक्शन वगैरह करना, वो सारा आपका जो है वो फाइनेंसिंग डिसीजन में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है कि मतलब आपको जो ये देखना कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको इवेल्युएट करना इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कि मतलब आपको जो फ्यूचर है उसमें इस उसको कौन कौन से प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है और कैसे कैसे आप इस प्रोजेक्ट को आगे कैरी ऑन करोगे। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब ये देखना कि भाई मिनिमम कट ऑफ रेट आपका कितना रहेगा नई इन्वेस्टमेंट का, कि मतलब इस इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, ये भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो मेरी जो खुद की मेरी जो रिटर्न है वो कम है, मुझे ज़्यादा जो वो पे करना पड़ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वहाँ पे मुझे वो चीज़ मुझे जो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। अगर मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा, तो मेरे लिए दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर सोचनी पड़ेंगे और मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा, मान लो 2 ऑल्टरनेटिव है या 3 ऑल्टरनेटिव है, तीनों ऑल्टरनेटिव को मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा। फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब यही होता है कि भाई डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, कि मेरे पास जो भी अर्निंग प्रॉफिट हुआ या मेरे पास जो भी प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को मैं कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये चीज़ें मेरी किस में आ जाती हैं, डिविडेंड डिसीजन में आ जाती हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कई बार जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या क्या आएगा, डिविडेंड डिसीजन में क्या आएगा। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपका आएगा 2 चीज़ें। कौन कौन सी आपकी, एक तो आएगी कैपिटल बजटिंग और एक आएगी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मैनेज कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मैनेज कर रहे हो तो आपका कैपिटल बजटिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन में आएंगे आपकी 3 चीज़ें। क्या, एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लिवरेज। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वो मुझे कितना डेट इक्विटी से कितना पैसा चाहिए, मुझे कैपिटल का कंपोजिशन मेरा क्या रहेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब मैं कैपिटल को अरेंज करूंगा तो उस टाइम पे ही मैं ये सोचूंगा कि भाई डेट की मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, इक्विटी की कॉस्ट कितनी आ रही है, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट कितनी आ रही है और इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, तो मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, और लिवरेज, लिवरेज का मतलब यह है कि अगर मान लो मैंने थोड़ा सा डेट और बढ़ाया तो मेरी बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी रिस्क पेइंग कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या मैं लिवरेज मतलब जो है मैं रिस्क बियर कर सकता हूं, क्या मैं इतनी कॉस्ट और एडिशनल बियर कर सकता हूं। तो वो चीजें मेरे को जो है जब मैं कैपिटल का कंपोजिशन बनाऊंगा ना उस टाइम पे डिसाइड करूंगा। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी कंपनी डिसाइड करेगी। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड बनेगा, अगर कंपनी डिविडेंड को रख लेती है तो वो क्या बन जाएगा, मेरा रिटेन अर्निंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अप्रोचेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आपके आ जाते हैं। अप्रोचेज का मतलब क्या होता है कि कई बार लोगों के माइंड में ये रहता है कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका इवेल्युएट कैसे हुआ है, इसको लेके क्या क्या अप्रोचेज हैं, पहले क्या अप्रोचेज थी और आज के टाइम में क्या अप्रोचेज हैं। वैसे तो हमारी बहुत सारी अप्रोचेज चली हैं हमारी फाइनेंस को लेके कि फाइनेंस हमारा इस तरीके से इवैल्यूएट है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों पे नहीं जाना। उन चीज़ों को सम अप करके हम 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है हमारी मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी अलग थी, मॉडर्न अप्रोच आपकी अलग थी। जैसे अगर हम बोलें कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं,
हमारे पेरेंट्स की सोच गलत नहीं होती है, उनकी सोच उनके ज़माने की है, हमारी सोच हमारे ज़माने की है। हमारे लिए वो पागल हैं, उनके लिए हम पागल हैं। वो कहते हैं भाई औलाद तो पागल हो गई हमारी, हम कहते हैं कि पापा आपको समझते नहीं है या मम्मी आपको समझती नहीं, आपको कुछ नहीं पता। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो हमें पागल समझती है, वो कहते हैं भैया तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो बस चुप ही रहो। ठीक है, तो ये जो है जनरेशन गैप है। अब देखो जो यंग जनरेशन है वो पैदा ही डिजिटल से हुई है और हमने अब जाके डिजिटल चीजें देखी हैं। और हमारे पेरेंट्स ने तो भाई उनकी उम्र बीत गई, तब तक उनको ये सब चीजें बकवास लगती हैं कि भाई क्या है, कुछ नहीं है, भैया वो हमारे किस काम की है, किसी काम की नहीं है। भाई जो 70s 80s या 90s में उनके लिए टच फोन क्या है, बेकार है, उनके लिए यूजलेस है। ठीक है, लेकिन हमारी जैसी जनरेशन के लिए ये चीजें ठीक हैं। और जो यंग जनरेशन है उनके लिए तो ये मतलब इट इज जस्ट लाइक अ वाटर और फूड। भाई इसके बिना उनका काम ही नहीं चलेगा। हम तो एक बार को फिर भी बिना फोन के रह लेंगे, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है वो बिना फोन के और बिना डिजिटल के रह ही नहीं पाएगी। अब बताओ हमारे, एक तुम खुद भी सोचो कि हमारे बचपन की कितनी फोटो होंगी। मतलब मुझे तो याद नहीं, शायद ही कोई बचपन की एक आधा फोटो मेरी हो, कोई हो तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं हो। लेकिन आजकल जो न्यू बॉर्न है, मतलब जब से आपके पेट में बच्चा आता है तब से लेकर और जब तक वो बच्चा अभी खेल रहा है तब तक की सारी फोटोज आपको मिल जाएंगी। इवन डे बाय डे आपको मतलब जो वो चीजें मिल जाएंगी, कैसे पैदा हुआ था, कहाँ पे पैदा हुआ था, दिस इज फॉर फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, टिल द डेट। ठीक है, वो हर चीजें मतलब आपकी सेव रहेंगी। शादियों की वीडियो नहीं मिलती लोगों की। ठीक है, बचपन की फोटो देखकर क्या वो रहती हैं। ठीक है, तो ये चीजें मतलब वो रहता है। तो आपके कुछ आपके ट्रेडिशनल अप्रोच और कुछ आपके मॉडर्न अप्रोच, जैसे जैसे जमाना बदला सोच हमारी बदली। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ये हमारी आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच थी। ये कहता है भैया जो आपका खुद का है वो तो आपका ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। एक काम करो, बाहर से पैसा ले लो। जो आपका खुद का है वो तो आप जब मन करे तब आप यूज कर सकते हो, बाहर से पैसा लेके रख लो, बाद में नहीं मिला तो, बाद में नहीं मिला तो इमरजेंसी पड़ी, बाहर से पैसा नहीं मिला तो एक काम करो, बाहर से पैसा लेके रख लो। होगा तो हम लगा लेंगे, नहीं होगा तो कहां से लगाएंगे। ये उस टाइम के जमाने की सोच थी कि पहले के, आप आज से तुम अपने पेरेंट्स को भी देखोगे, अरे भैया आगे के लिए बचा लो। मतलब 2 महीने बाद क्या खाओगे, 3 महीने बाद क्या खाओगे। हम क्या सोचते हैं, अरे आज की तो सोच लें, आज की सोच लें, 2 महीने बाद किसने देखा है। हमारी सोच में उनकी सोच में फर्क है। ठीक है, तो ये एक आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच थी जो कहती थी कि भैया बाहर से पैसा ले लो, जो आपका है उसको तो आप कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, द फोकस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच वॉज प्रोक्योरमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड। मतलब इनका जो फोकस रहता था वो लॉन्ग टर्म फंड के लिए रहता था कि मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जो वो अपना अरेंज करके रख लो, भाई कब पता नहीं चला आपको कब कहां पर कैसे जरूरत पड़ने लग जाए। तो इसलिए ये क्या करता था कि जो वर्किंग कैपिटल होती है ना, कहते हैं कि जो छोटे मोटे खर्चे हैं तो इनको तो कभी भी चलते जाते कभी भी अपने जो वो कर लेते हो। फोकस किस पे होना चाहिए आपका, जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई खर्चा कर रहे हो। ठीक है, अपने पेरेंट्स ने कभी सोचा होगा कि मतलब कभी आपने देखा होगा कि भाई खाना पीना तो सभी खा लेंगे, बात करो फ्यूचर के लिए, भाई शादी के लिए, पढ़ाई के लिए। और हम क्या सोचते हैं, भाई आज हमारा खाना पीना हो जाना चाहिए, बाकी फ्यूचर किसने देखा है। राइट, तो हम हमारा जो फर्क है वो ये है कि हम आज के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर पेरेंट जो वो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। कहते हैं खाना पीता तो खाते रहोगे, जो मतलब पहले के जमाने में 10-10 बच्चे पल गए तो तुम भी पल जाओगे। हम क्या सोचते हैं, एक बच्चा हो उसको सही तरीके से हम उसको करें, ठीक है भाई, आगे का जो फ्यूचर है वो अपने आप मतलब सिक्योर हो जाएगा, वो आगे की चीज़ें अपने आप रहेंगी। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ हमें हमें हमारे बारे में सोचा कि इसकी शादी कैसे करेंगे, इसको घर दिलाना है, इसको गाड़ी दिलानी है, इसको ये करना है, उसको ये करना है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो चीज़ें थी वो उसके हिसाब से थी। फाइनेंस मैनेजर ये सोचता था कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करूंगा मैं, बाहर से पैसा ले लो और इसके लिए मतलब पहले से ही पैसा सेव करके रखना कर दो। खाना पीना तो ये छोटी मोटी चीजें जो वो चलती रहेंगी। ठीक है, द इशू ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड विच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीटली इग्नोर्ड। मतलब पैसा लेके रख लो, जिसको जितना पैसा चाहिए भाई दे दो। ठीक है, आज का जो सिनेरियो है वो अलग है। वो कहता है मैंने 10 रुपए दिए ना, 10 रुपए का हिसाब दो। मैंने अगर आपको 10 रुपए दिए तो 10 रुपए का हिसाब दो कि भाई 10 रुपए आपने कहाँ खर्च करे।
ये पैसा आपने फालतू का खर्च करा है, इसको हटाओ। ठीक है, इट डज नॉट ले फोकस ऑन द डे टू डे, मतलब जो डे टू डे जो थे वो आपका वो रहता है। अच्छा, ये भी कहता था फाइनेंस मैनेजर की जरूरत ही नहीं होती है। कहते भैया ऐसे कौन से खर्चे तुम्हारे, घटाओ, पैसा जो आया वो रखो, जो गया वो उसमें से दे दो बस, और फाइनेंस मैनेजर की क्या जरूरत है, ये खामखा इसको तनख्वाह दोगे 20-25 हज़ार रुपए, ये क्या करेगा भाई, पैसा जो बच गया तुम्हारा उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो, इनकी क्या जरूरत है। इनकी जरूरत तो तब होती है जब कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी को सोचना है कि भैया मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए या 20 करोड़ चाहिए, तब किसी ऐसे बंदे को रखो जो मतलब सोच के बताए कि भैया आप बता, दिमाग दे हमें क्या करना चाहिए, भाई कहाँ से पैसा लेना चाहिए। ठीक है, अब जैसे पेरेंट्स हमारे घर बनवाते हैं, कोई बड़ा खर्चा करते हैं, तब वो सोचते हैं कि भैया कोई ऐसा एडवाइजर होना चाहिए जो हमें ये बताए, गाइड करे कि भैया हमें लोन लेना चाहिए या हम अपनी कोई और दूसरी प्रॉपर्टी को इधर उधर कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। अब आती है हमारी यंग जनरेशन की। ठीक है, मॉडर्न जनरेशन जो है, मॉडर्न जनरेशन क्या कहती है, वो अपनी तरीके से जीती है। ये कहती है कि भैया एक बात बताओ, पैसा लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पैसा वापस कैसे करोगे, आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे, कहाँ कहाँ पे आपने उसको यूटिलाइज किया है, तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना और ये देखना कि पैसे को कैसे आप यूटिलाइज करोगे और किस तरीके से मतलब जो है वो सही जगह पे आप उसको यूटिलाइज करना कि भाई हमारी ये चीजें कहाँ कहाँ पर आपकी आती हैं। इसके साथ साथ मतलब आपको ये भी देखता है, मॉडर्न अप्रोच ये कहती है उतना ही पैसा लो जितना आप, जो चीजें हैं मतलब उतना ही पैसा लो जितना आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको जरूरत नहीं है, अगर आपके इंटरनल सोर्सेज से काम चल रहा है तो आप इंटरनल सोर्सेज से काम चला लो, बाहर से आप पैसा मत लो। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि आपको बेटर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, आपको 3 टाइप के डिसीजन लेने पड़ेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये तीनों डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको, तब जाके आप बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे। अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, तो आपका जो वो बिजनेस जो कहीं पर भी मैनेज नहीं हो पाएगा। आप यही सोचते रहोगे अरे यार बिजनेस में पैसा तो बहुत आता है पर प्रॉफिट नहीं आ पाता, पैसा आ रहा है दिख रहा है लेकिन वो सही जगह पे यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो वो चीजें मतलब हमारी आती हैं। अब पैसा आया हमने अपने पर्सनल यूज में लगा दिया, फिर आप सोच रहे हो बिजनेस में पैसा कहाँ से लगाएं, तो वो चीजें हमें थोड़ा सा सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब हमें जो है वो ये भी सोचना पड़ेगा, मतलब फाइनेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी और इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और इनमें मतलब जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को फोकस किया था। इन्होंने बोला लॉन्ग टर्म का तो ठीक है, लॉन्ग टर्म का तो आप करोगे करोगे, लेकिन जिस बिजनेस की डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही मैनेज नहीं हो पा रही है तो आप बाकी की एक्टिविटीज कैसे मैनेज करोगे। जिस बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशन ही सही तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा है, आप बात करो बिजनेस प्रॉफिट की, बिजनेस प्रॉफिट कहां से देगा, आप डे टू डे एक्टिविटीज तो ढंग से मैनेज करो, आप बच्चों की एक्टिविटी पे फोकस करो कि भाई क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है बच्चा, जब बड़ा कांड करके आया तब बोलते हो। तो ऐसे ही बिजनेस में प्रॉफिट देखने से अच्छा है आप डे टू डे एक्टिविटीज देखो। बड़ी एक्टिविटी तो ठीक है भाई, आपने मशीनरी ले ली, आपका काम खत्म हो गया, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, वो मेंटेन करने के लिए पैसा आपका पास कहां से आएगा। आपके पास बिजनेस में प्रॉफिट आया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो सब चीज ठीक है, ओके है, लेकिन आप ये भी तो देखो जो छोटे मोटे खर्चे उनको कहां से निकालोगे आप, उनके लिए भी आपको पैसा रखना पड़ेगा, उसमें पैसा आप कहां से लेकर आओगे, वो चीजें आपको दिमाग लगानी पड़ेंगी। जिस बिजनेस की डे टू डे ऑपरेटिंग ही चीजें सही तरीके से मैनेज नहीं हो पा रही हैं तो फाइनेंस ढंग से मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड जल्दी से हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। तो हम जल्दी से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के साथ में, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो जल्द ही मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।